ਜ਼ੂਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ ਕੋਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾ ਖਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ वैसे तो जिंदगी के हर सिनेरियो नाल जाता है, बट आज के इस एपिसोड ते जा रहा है। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। जिन्ना मर्जी तूफान आ जाए ज़िंदगी के अंदर, असी हारना नहीं है, असी सिर्फ अपनी जिद ते रहना है कि नेवर एवर गिव अप, आई हैव टू डू है ना। क्या कहती हैं आप इस बारे में? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ और मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ इसको आगे बढ़ाती हूँ कि जब तूफान आता है, ठीक है, तो आप देखेंगे जो सख्त दरख्त होता है ना, जो पेड़ जो एकदम हार्ड वुड का होता है वो टूट जाएगा, बट जो सॉफ्ट वुड वाला पेड़ होता है वो लचीला होता है, वो पूरी तरह से उस हवा में झूमेगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। वाओ, क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। और ये फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी स्किल है या एक ऐसा एटीट्यूड, मैं तो स्किल भी नहीं मानती फ्लेक्सिबिलिटी को, ये एक एटीट्यूड है जो आपको आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना और सक्सीड करने में बहुत हेल्पफुल रहे। एग्जैक्टली। तो इसी पे एक मुझे बात याद आ रही है कि जब हम क्या होता है कि जब हम पीछे से आते हैं और हम अपना एक ना माइंडसेट बड़ा बॉक्स सा लेके आते हैं, हम सोच के आते हैं कि शायद अब आगे जाके तो हमने डॉलर कमाने हैं और डॉलर ऐसे पेड़ पे लटके हुए हमने वहाँ से तोड़ लेने हैं या बहुत मेहनत नहीं करनी पड़नी। मगर जैसे आपने कहा कि अगर हम आके यहाँ पे होता कुछ और है, क्योंकि आपको अपग्रेड करना है, ऑल दोज डिफरेंसेस जो हम बात कर रहे थे, बट जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वहीं पे हम उन नेगेटिव चीज़ों के झुंड में आ जाते हैं, हम उन इश्यूज में घिर जाते हैं और हम एक्चुअली अपना असल गोल भूल जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब खासकर कोई ऐसे प्रोफेशनल्स जो आते हैं यहाँ पे आके, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप को आके अपग्रेड करते हैं या अपग्रेड नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई 40 साल का आया है और 40 साल का कोई वहाँ से डॉक्टर आया है, तो यहाँ आपने क्या केसेस देखे हैं? आपके पास ऐसे केसेस आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं। और डॉक्टर्स में तो मैं कहूँगी कि एक देयर इज़ अ प्राइड, और वो प्राइड होना ज़रूरी भी है क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की हो और इस चीज़ के लिए की है कि आप दूसरे लोगों की सेवा कर सके, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं वो जज्बा, वो आपका जो कमिटमेंट रहा है आपकी एजुकेशन के लिए, आपके मतलब रात के कोई भी टाइम पे आपको बुला लिया जाता था काम करने के लिए एज अ डॉक्टर, उस जज्बे को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ। बट आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप डे 1 से डॉक्टर प्रैक्टिस, आपकी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कुछ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई हमें कोई ऐसा कैंडिडेट सुन रहा है जो अभी इमिग्रेशन प्रोसेस में है, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर ले टू गेट योर लाइसेंस ओवर हियर, ज़रूर। बट जो मैंने सिचुएशंस देखे उनमें से कभी ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे आके लोग रीट्रेन कर लेते हैं। मैं ही अभी एक MBBS डॉक्टर को जानती हूँ फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने समझा, उन्होंने देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं कोर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अपने लिए एक डिप्लोमा प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया एज अ मसाज थेरेपिस्ट। वाह। तो वो उस डायरेक्शन में चले गए और उनका गोल काफ़ी क्लियर है कि भाई अब ये प्रैक्टिस करते करते मैं उसके बाद में स्पोर्ट्स, हेल्थ वगैरह वगैरह बहुत अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। बट रीट्रेनिंग उन्होंने हार्डकोर मेडिकल साइंस में नहीं ली, लेकिन बहुत रिलेटेड में ली है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये बात सही है कि हमें इस ओपन माइंड के साथ आना चाहिए कि आगे जो है हमें क्या करना पड़ सकता है, उस चीज़ के लिए हम तैयार रहें। तो इसी वजह से मुझे लगता है काफ़ी मेंटल इलनेसेस भी जो है जन्म ले लेती हैं न्यू इमिग्रेंट्स के अंदर, जहाँ तक सर्वे कहता है, स्टैट्स कहते हैं। आपका इसके बारे में कुछ विचार है ना? आई थिंक एक जो हमें जो मेंटल स्ट्रेस होता है, और आई थिंक
मोस्ट लोगों को, जो ज्यादातर लोगों को जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है डर। और डर किस वजह से? मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। Exactly. मुझे नहीं, अरे मैं तो ये था, अब तो मैं कुछ नहीं रहा। कंपैरिजंस आ जाते हैं, पास बहुत कंपैरिजंस आते हैं, खास करके कि मेरी डेजिग्नेशन को लेके कंपैरिजन आता है, मेरी पावर को लेके कंपैरिजन आता है, और यहाँ पे आके एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ये इमिग्रेंट्स के साथ में मैंने आम तौर से देखा है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते हैं। Exactly. कि जिस चीज से भी मैंने आइडेंटिफाई किया है, और खास करके क्योंकि हम हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम हमारी जॉब्स में कर निकालते हैं, तो हमारी जॉब हमारे आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट हाय माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम अ डॉक्टर, या माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम अ मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर, ये डॉक्टर, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये वो आइडेंटिफिकेशन से आ रहा है। Exactly. और वो आइडेंटिटी क्राइसिस आपको आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका फैमिली हेल्थ, उस सब पे स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, और अपने दर्शकों को भी, शायद उन्होंने कहानी मेरी नहीं सुनी होगी। मैं जब यहाँ आई थी कनाडा, तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, एक 4 साल का, 5 साल का था, एक 3 साल का था। और मैं वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में और बैंकिंग इंडस्ट्री में, और आपको पता है बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री मानी जाती है होटल इंडस्ट्री, 5 स्टार, काम करती रही, और एज अ गेस्ट रिलेशन सुपरवाइजर, एंड देन अमेरिकन एक्सप्रेस पे बहुत अच्छे लेवल पे मैं लगी हुई थी बैंक के अंदर। बट ऑफ कोर्स जब आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में आता है ये बच्चों का जो बेबी सिटिंग का खर्चा है वो हम कैसे निकालेंगे। एंड एज अ न्यू इमिग्रेंट तो हमने सोचा एक जना काम करेगा और एक जना घर पे बच्चे देखेगा। तो वो उनमें से कौन आया? ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि हस्बैंड की जॉब अच्छी थी। तो मैं घर पे रहने लग गई अपने उन बच्चों के साथ, जो एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहती थी, उनको अकेलापन ना लगे, उसमें कहीं मैं थोड़ी सी अकेली हो गई। जी ठीक है, क्योंकि हस्बैंड सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 8 बजे आते थे, 7 बजे। ट्रैफिक यहाँ भी है, शायद बाहर की, हमारे इंडिया में कहते हैं कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ भी बहुत ट्रैफिक है 401 का। तो जी 8 बज जाते थे आते आते। तो मैं थोड़ा सा रात को नींद नहीं आनी, और दिन में मैं थोड़ा नींद में रहती थी। तो हम फैमिली डॉक्टर के पास गए, जी ऐसा क्या हो रहा है? तो कहता जी आपको डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन किस चीज़ का हो गया? कि जी यहाँ पे अक्सर आके इमिग्रेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि आपको कल्चरल शॉक लगता है, और जैसे आपने कहा कि आइडेंटिटी जो है वो आपकी लॉस्ट हो जाती है। तो खैर डिप्रेशन तो नहीं था मुझे, बट हाँ मैं समझ पा रही हूँ, इनको रिलेट कर पा रही हूँ कि जब मैं उस टाइम को मुड़ के देखती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो भी मैंने एक, आज लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर दी, कि अपने बच्चों को वो टाइम दिया जो उनको जिसकी ज़रूरत थी। अब जैसे आप देखते होंगे कई स्पाउस जो हैं वो आते हैं इकट्ठे होते हैं, उनमें से एक जना पढ़ाई कर रहा होता है और एक जना नौकरी कर रहा होता है, राइट? तो ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? मैं ही ये केस हूँ। really? जी मैं ही ये केस हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई तब मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, और उस टाइम पे हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि भाई अच्छा ठीक है वो काम कर रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ एजुकेशन एंड अपग्रेड करना रहेगा उतने वक्त में। एंड एक बार वो हो गया, उसके बाद मैं भी इकोनॉमिकली फैमिली को कंट्रीब्यूट करने लगी। तो फाइनेंशियल हमारा जो भी हम लोग बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहे थे। और इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत ध्यान इस बात का रखना ज़रूरी है कि आपके जो फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं वो आपको समझदारी उसमें दिखाना जरूरी है। उसमें दिखावा दिखाना जरूरी नहीं है, समझदारी दिखाना जरूरी है, क्योंकि घर आप ही को चला। बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि होता ही है कि जब हम पीछे से आते हैं तो हमें वहाँ से थोड़ी आदत होती है ये दिखा दे और वो दिखा दे, बट यहाँ पे तो हमें ज़मीन पे सोकर भी गुजारा करना पड़ता है। जो मेन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं एना जिनसे हम आके अपग्रेडेशन की हेल्प मांग सकते हैं? क्या हमें सिर्फ फिजिकली जाना पड़ता है? बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, उनको फिनेंशियल मैनेज करने के लिए नौकरी भी करनी है, राइट? तो उसके अंदर वो स्कूल नहीं जा सकते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एनी इन्फॉर्मेशन? बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और इस आपकी जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनके पास तो है ही है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, एंड प्लीज़ जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपके पास एक लाइब्रेरी कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होगा, आपके पास लिंक्डइन लर्निंग, जो इसको lynda.com के नाम से कहा जाता है, LYNDA.com। अच्छा जी। आपको फ्री एक्सेस है उन सारे ट्यूटोरियल्स का। ओह वाओ। मतलब आपको $1 दिए बिना आप वहां से जितनी तालीम अवेलेबल है उस पे ले सकते हैं,
और आपको सर्टिफिकेट भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। तो जिनको डॉलर खर्चे बिना भी अपने आप को एडुकेट करना है, आपके पास कोई कारण नहीं है अपने आप को एडुकेट नहीं करने का। वाओ, नहीं ये तो जो है हम जिस कंट्री में बैठे हैं, अक्सर हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत ध्यान रखा है इन सब चीज़ों का कि आके जो है हेल्प बहुत अवेलेबल है। इवन कई प्रोग्राम्स होते हैं जो ब्रिजिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ब्रिज जब का गैप ब्रिज करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ से आए हैं, तो अगर उनको अपग्रेड करना है तो क्या उनको वहाँ पे लाइक हेल्प मिलती है ऐसे रिसोर्सेज से? बिल्कुल। नाउ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही एग्जांपल लेके चले तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यहाँ पे आप पैरेलल डेजिग्नेशन जिसको CPA कहा जाता है यहाँ पे, चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आप उसी एसोसिएशन के पास जाइए और आप डायरेक्टली उनसे बोलिए कि ये मैं चाहती हूँ। बिकॉज यहाँ पे एसोसिएशंस इतने बढ़िया है और ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट है, आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपको बिल्कुल यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतने प्रोफेशनल होते हैं। हमारी नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अरे फ़ोन करेंगे कोई उठाएगा नहीं, आपका फ़ोन उठाया जाता है, आप ईमेल करते हैं, आपको रिस्पांस दिया जाता है। बिल्कुल। एंड ये सब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही है। इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। वाह, वंडरफुल। जो अक्सर हम इश्यूज देखते हैं बिसाइड्स कोई प्रोग्राम का सोचने की या जॉब का सोचने की, जो सबसे बड़ा बैरियर आता है, जो मुझे खुद, मैं बहुत पढ़ी लिखी थी और मुझे दिल्ली जैसी जगह से आके इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बट यहाँ आके इंग्लिश बोलने में डर लगता था। मुझे लगता था शायद मुझे समझ ही नहीं आएगी। मैं क्या करती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों के टीचर से बात करनी है, आप जाओ, राइट? बिकॉज मुझे लगता था कहीं मैं अटक ना जाऊँ। तो इस लैंग्वेज बैरियर से बाहर आने के लिए कोई रिसोर्सेज हैं जो कोई आए यहाँ पे, इवन नॉट लाइक मैं कहूँगी जो नए नए इमिग्रेंट्स आते हैं, कई बार हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं यहाँ आने के बाद कि हमारा वो बैरियर ही रह जाता है बहुत सालों तक। तो वो लोग भी जो काफ़ी पुराने इमिग्रेंट्स भी आए हैं, वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे कोई रिसोर्सेज की जानकारी आप देना चाहेंगी? बिल्कुल। बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट्स हैं जिनके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सर्कल्स होते हैं। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सर्कल्स में आपको इंग्लिश सिखाया नहीं जाता है। ओके। वहाँ का अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंग्लिश तो आपको आती है, लेकिन इसको प्रोफेशनली किस तरह से यूज करते हैं कनाडा में, कैनेडियन वर्क प्लेसेस में आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट्स होल्ड कर रहे हैं, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस वहाँ पे उस वक्त पे पहुँचना होता है। सिमिलरली बहुत सारे ऑल लैंग्वेज क्लब्स हैं जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बात करने की। बट मैं आपको कहूँगी आपको उस तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं आप वहीं पे अपना छोटा सा सर्कल बना के बात करना शुरू तो करें। एग्जैक्टली। तो वो एक शुरुआत की ही देरी है और कुछ नहीं। बट क्या होता है ना कि आपकी ये बात बहुत अच्छी आपने बोली कि हमें कहीं जाने से पहले सर्कल तो वैसे भी बनाना चाहिए कि नेटवर्क, और हमें और कुछ पता भी चलता है कंट्री के बारे में। बट हम क्या करते हैं, हम अपने ना कंफर्ट लेवल का सर्कल बना लेते हैं। जहाँ हम देखते हैं मेरे जैसा कोई है जो मेरी भाषा बोल पा रहा है, तो हम उन्हीं को फ्रेंड्स बना लेते हैं। बट मुझे लगता है कि ऑपोजिट होना चाहिए। लाइक फ्रेंड्स आप सबको बनाएं, नेटवर्क आप सबके साथ रखें, बट अगर कुछ सीखना है तो उनसे सीखें जो लाइक वैल्यू और ऐड कर सकें, जो यहाँ पे जिनकी जन्म हुआ है, जो यहाँ पे पले बड़े हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों से, मैंने कनाडा बहुत सीखा, क्योंकि जितने भी हमारे कह सकते हैं प्रोविंसेस हैं और लैंग्वेजेस हैं और आइलैंड्स हैं, सब जो भी है हमारे टेरिटरीज हैं, इसके बारे में बच्चों से बहुत सीखा। तो वो आई थिंक हमें अगेन बात आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की। हमें उस लेवल तक फ्लेक्सिबल होना है कि सीखना है तो किसी से भी सीख लें। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे लोग आते होंगे आपके पास जो कहते होंगे कि हम और भी बहुत सीखना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से करती हैं? अब बात वहीं पे आती है कि उनकी उस वक्त नीड क्या है। अगर उनकी नीड लैंग्वेज है और लैंग्वेज स्किल्स नहीं होने की वजह से लैंग्वेज की नीड है, तो लिंक क्लासेस हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज एज अ न्यू इमिग्रेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। हम वहाँ रेफर कर देते हैं।
अगर आपका लेट्स से एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई गैप है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, हम आपको वहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग और वॉलंटियरिंग रेकमेंड करेंगे। और वॉलंटियरिंग करने के लिए लोग सोचते हैं कि अरे मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा वॉलंटियरिंग ढूंढने के लिए। आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, हर मेजर सिटी में, जैसे रीजन ऑफ पील में मिसिसागा, ब्रैम्पटन, कैलेडन के लिए वॉलंटियर MBC करके ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनसे उन्हें ऑनलाइन आप फॉलो कर सकते हैं, वरना आप उनसे फेस टू फेस मुलाकात भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वॉलंटियरिंग आप कहाँ कर पाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात मुझे जो कहनी है वो ये है कि आप जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं या जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसको डेजिग्नेशन को छोड़ के आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें। ठीक है ना। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं टीचर थी यूनिवर्सिटी में, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी मास्टर्स डिग्री भी कंसिडर नहीं की जा रही है। सबको पता होगा हमारी डिग्रीज इवैल्यूएट होती हैं हम यहाँ आने से पहले। तो अगर मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करना है तो पहले मुझे मास्टर्स करना पड़ेगा, उसके बाद में PhD करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद में अपना पोस्ट डॉक्टरल वगैरह करते 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 हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो मैंने तो देखा ये रास्ता थोड़ा लंबा लग रहा था, बट बहुत मुझे इस तरीके से मेरे टीचर्स से या जो मुझे गाइडेंस मिली उसमें ये विजडम मिली कि आप डेजिग्नेशन भूल जाओ, आप स्किल्स पे फोकस करो। तो मेरी स्किल्स क्या थी? मेरी स्किल्स थी कि मैं कोच कर सकती हूँ, मेरी स्किल्स थी मैं टीच कर सकती हूँ, मेरी स्किल्स थी कि मेरी पे क्रिएटिविटी थी, मेरी स्किल्स थी कि मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, इन स्किल्स के साथ मेरे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? जब मैंने ये सवाल पूछा तो जो मैं उस चीज के लिए परेशान हो रही थी कि मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे लिए इतने सारे दरवाजे खुल गए कि उसके बाद में मुझे सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रहा था कि मुझे कौन से दरवाजे के थ्रू जाना है। ना वही बात है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी थॉट्स की वो बहुत ही क्लियर थी। आपको पता था कि मैंने अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले यही सोचना है कि मैं टीच ही कर रही हूँ, आप कोच ही कर रहे हो देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक टीचर जो है वो बनना है और उसके लिए स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। सो वेरी वेल सेड एंड वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली आपका कि हमें जो है अपना स्किल जो है उसमें अपना लगाना चाहिए एक्सपीरियंस। तो जब आप यहाँ पे आई, आपको सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो क्या लगी कनाडा के अंदर? आई नो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें परेशान करती हैं, सबसे बड़ा तो वेदर होता है, बट इनफैक्ट मुझे ठंडियां बहुत पसंद है। अच्छा मुझे सर्दी बहुत पसंद है। तो फिर देखें सर्दी बढ़िया सी पड़ती है, इस बार थोड़ी कम पड़ रही है। या सो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पे आके? आई वुड से एज अ प्रोफेशनल वे और एज अ इंटेलिजेंट ब्रेन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, मैं प्रोफेशनली ही आपको बताऊंगी। प्रोफेशनली मुझे जो सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा वो दो चीजें थी। एक ये कि मुझे यहाँ पे जो एक रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियन, मतलब मुझे अगर मैं अपने होम कंट्री से यहाँ से कंपेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे अगर कोई मेरा सीनियर या सुपरवाइजर या मैनेजर कोई बोल रहा है तो मुझे उसकी बात काटनी नहीं है, चाहे मैं डिसएग्री करती हूँ, मुझे हाँ में हाँ मिलानी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट है। हाँ, आपको उससे कैसे कम्युनिकेट करना है वो सीखना जरूरी है, बट आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट है। सो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। और जो दूसरी बहुत अच्छी चीज ये लगी कि आपकी एज आपकी कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं करती है। आप छोटी उम्र के होके भी मैनेजर हो सकते हैं और आप बहुत बड़ी की उम्र के भी होके आप एक सबऑर्डिनेट रोल में हो सकते हो, पर आप कोई भी रोल में क्यों नहीं हो, देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपको उसके लिए रिस्पेक्ट दिया जाता है। एग्जैक्टली। और ये मुझे दो चीजें बहुत ब्यूटीफुल लगी कैनेडियन वर्क कल्चर के बारे में। वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो नो डाउट इस कंट्री में बहुत अच्छी है। एक और जो मेरे जहन में अभी एक सवाल आ रहा है आपसे कि जैसे मान लीजिए कोई नया इमिग्रेंट आता है, राइट, और यहाँ पे रेफरेंसेस का बहुत कल्चर है, राइट, कि आपको जो है 2 रेफरेंस 3 रेफरेंस देने हैं, मगर किसी के पास नहीं है, कोई जैसे आप अकेली आई हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉलंटियर। ओके, वन वर्ड, वॉलंटियर। और जरूरी नहीं है आपको बहुत दूर जाना है, आप आपके आस पड़ोस में देखिए, कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई लाइब्रेरी है, कोई स्कूल है,
कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाएं और वहां पूछें, ये सवाल पूछें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए भी जाते हैं तो वहां जाके ये मत पूछे अरे मुझे जॉब दोगे, नहीं, आप ये पूछे कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। क्योंकि जब आप ये सवाल आप सामने वाले से पूछते, सडनली उसको लगता है हाँ इस इंसान में या इस आदमी में, इस औरत में कुछ ऐसा है जो वो ऑफर कर रहा है, अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, अपना टाइम ऑफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और वो बहुत वैल्यूएबल और बहुत रिस्पेक्ट मानी जाती है वॉलंटियर्स की। वॉलंटियरिंग इज कंप्लीटली कैनेडियन कल्चर। अगर आप मुझे कैनेडियन कल्चर का वन वर्ड डेफिनेशन अगर आप मानते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कम्युनिटी वाइज हो, तो उसका एक ही डेफिनेशन मैं कहूँगी, वो है वॉलंटियरिंग। एंड वॉलंटियरिंग की ब्यूटी ये होती है कि आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, और आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं। ऑफ कोर्स। तो वक्त जैसे हमारा जो है हो चला है ना, और वक्त तो चलता ही रहता है, हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। तो आप जाते जाते कुछ छोटा सा एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगी फॉर गेटिंग बेटर इनटू देयर एम्प्लॉयमेंट्स, यू नो, फॉर स्पेशली फॉर द इमिग्रेंट्स। ओके, सो मेरा एक ही एडवाइस या सजेशन मान लीजिए है सारे ही व्यूअर्स के लिए कि आप इस बात पे बहुत फोकस रहें कि आपको कहाँ जाना है, और अंडरस्टैंड करें कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज है जो आपके लिए अवेलेबल है। जितना आप जल्दी उन सर्विसेज को अवेल करना स्टार्ट करेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मॉल्टन नेबरहुड सर्विसेज, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते, अगर आपके लिए नज़दीक है आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बट सबसे ज़रूरी बात यह है, प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल। आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं किसी को और कुछ नहीं कह सकती, कि आप फ्लेक्सिबल जितना रहेंगे उतना ही आपकी कैनेडियन जर्नी इजी होगी। थैंक यू सो मच एना, आप आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी हमने आज बातें की हैं, और काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को सीखने का भी मौका मिला होगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਐਨਾ ਨਾਲ, ਐਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਕੋਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ, ਕਰਟਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਲੰਟਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂ ਨੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। This program is sponsored by